आज का टॉपिक है द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। यानी कि अब यहाँ पे पिछले वाले क्लास तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें हम लोगों ने ये समझ लिया है पूरी तरीके से कि थर्ड स्टेट के लोग अब और ज़्यादा चुप नहीं रह सकते हैं। उन लोगों को खाने तक का पैसा नहीं है उनके पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइस और टैक्स दोनों बढ़ा दिया गया था लुईस 16 के द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं कि आखिर आउटब्रेक कैसे हुआ, रेवोल्यूशन यानी कि जो क्रांति था, जो आंदोलन करने का तरीका था, वो बड़े लेवल पे कैसे फैल गया। ठीक है, देखते हैं। लिखा हुआ है लुईस 16 प्लान टू इंक्रीज टैक्सेस। अब देखिए लुईस 16 ने ना पूरा कोशिश किया कि अपने खजाने को बढ़ा जाए टैक्स बढ़ा के, लेकिन यहाँ पे कोई आदमी टैक्स देने के लिए राजी ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको अब पूरी तरीके से समझ आ चुका है कि भाई टैक्स देते रह जाएंगे लेकिन हमको भोजन नहीं मिल पाएगा, है ना, क्योंकि टैक्स ही बहुत ज़्यादा था। आगे बढ़ते हैं, फिर उन्होंने प्लान किया कि टैक्स को बढ़ा दिया जाए, लेकिन आगे देखते हैं कि क्या हुआ आखिर। इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिजिम द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, ओल्ड रिजिम। ओल्ड रिजिम जब भी आपके सामने वर्ड आए ना तो आप समझिएगा कि ये उस समय का बात कर रहा है जिस समय लुईस 16 राजा नहीं था। ठीक है, ओल्ड रिजिम का मतलब यहाँ पे आपको ये समझना है कि जिस समय लुईस 16 राजा नहीं था, इसका मतलब जो लुईस 15 रहा होगा उसके टाइम पीरियड तक का ये बात कर रहा है। ठीक है, तो जब लुईस 16 राजा नहीं था, यानी कि उसके पहले तक क्या होता था ना फ्रांस में, कि जो भी राजा रहता था वो अपने हिसाब से टैक्स नहीं बढ़ा सकता था या फिर नहीं घटा सकता था या फिर वो टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता था, यानी कि वो टैक्स लागू नहीं कर सकता था अपने हिसाब से, अपने मन से कि रात में सपना आया टैक्स बढ़ाएंगे और टैक्स बढ़ा दिया, ऐसा पहले नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे लुईस 16 ने क्या किया, उनके मन में आया कि भाई टैक्स बढ़ा दो, टैक्स उन्होंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। लेकिन क्या इसके पहले तक ऐसा होता था? नहीं होता था, ओल्ड रिजिम में ऐसा नहीं होता था। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिजिम द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। तो ओल्ड रिजिम में यानी कि जब लुईस 16 राजा नहीं था उसके पहले तक जो थे उनमें यह सिस्टम था उस समय पे कि राजा अपने मन के हिसाब से टैक्स नहीं लगा सकता है या फिर नहीं बढ़ा सकता है या फिर नहीं घटा सकता है। कुछ नियम कानून उस समय के रहे होंगे, खैर उनके बारे में तुमको नहीं पढ़ना है, हमको तो वो पढ़ना है जो लुईस 16 ने किया, है ना। तो वैसा उस समय पे नहीं होता था। लेकिन अभी फिलहाल लुईस 16 ने क्या किया है, अपने मन से ही टैक्स को कह दिया कि हाँ बढ़ा दो, है ना। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। सो ऑन 5 May 1789 Louis 16 called together an assembly of the states general to pass proposal for new taxes। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, चूंकि पहले का ये पहले ये नियम था कि राजा अपने हिसाब से टैक्स नहीं बढ़ा सकता था, है ना। तो लुईस 16 ने सोचा कि भाई हमको टैक्स तो बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा खजाना पूरा खाली हो चुका है, उसको भरने के लिए टैक्स तो लगाना ही पड़ेगा। तो ये क्या चाहते हैं, चूँकि उनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हो रहा था, तो ये चाहते हैं कि क्यों ना हम मीटिंग बुला के ही इसके ऊपर डिस्कस कर लें, है ना। मीटिंग को बुलाएंगे और डिस्कस कर लेंगे कि आखिर टैक्स बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए या फिर कितना बढ़ाना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, 5 मई 1789 को लुईस 16 एक असेंबली बुलाते हैं, मतलब कि बहुत सारे लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड स्टेट जनरल, बताते हैं स्टेट जनरल का मतलब क्या होता है, बताते हैं। स्टेट जनरल जितने भी थे उन सबको एक जगह पे इकट्ठा करते हैं और कहते हैं इसके ऊपर, मतलब कि वो लोग बात करते हैं कि टैक्स बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए या फिर नया टैक्स वाला सिस्टम लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर ये स्टेट जनरल क्या है ना। इसके बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है, द स्टेट जनरल वाज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब देखिए स्टेट जनरल का मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं जैसे हमारे इंडिया में एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, उसी प्रकार से उस समय पे भी 3 स्टेट थे फ्रांस में, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। पहले में क्लर्जी, दूसरे में नोबिलिटी और तीसरे में मिडिल क्लास लोग। रूल चलता था राजा का ही, लेकिन इसके बावजूद भी हर एक स्टेट में, यानी कि फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट में भी रिप्रेजेंटेटिव काम करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी आदमी का बकरी चोरी हो गया, तो क्या वो अपने बकरी चोरी होने का शिकायत डायरेक्ट राजा के पास लेके आएगा? राजा मार देगा, बोलेगा बकरी चोरी के लिए तुम हमारे दरवाजे पे आ जाओगे, है ना, 2 चाटा मार देगा। तो वो शिकायत अपना लेके जाएगा किसके पास, स्टेट जनरल के पास जाएगा, यानी कि अपने मुखिया के पास जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे क्या कर रहे हैं लुईस 16,
वो जो है ना तीनों स्टेट के जो मुखिया हुआ करते थे उन सभी को बुलाया। क्या एक एक मुखिया हुआ करते थे? नहीं, एक एक मुखिया नहीं, बल्कि बहुत सारे मुखिया हुआ करते थे। मुखिया हम यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं जनरल, सॉरी स्टेट जनरल के लिए, ताकि आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाए। तो वो चाहते हैं कि जितने भी हमारे बड़े बड़े स्टेट जनरल हैं तीनों स्टेट के, उन सभी को एक साथ हम बुलाते हैं और नए वाले टैक्स सिस्टम पे हम लोग बात करते हैं। ये किसने सोचा? लुइस 16 ने सोचा। आगे बढ़ते हैं फिर। However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body। देखिए शर्त क्या था? शर्त ये था कि राजा अपने हिसाब से टैक्स नहीं लगा सकता है, टैक्स बढ़ा नहीं सकता अपने हिसाब से, टैक्स घटा नहीं सकता अपने हिसाब से। तो फिर वह करता किसके सहमति से? सारे स्टेट जनरल के सहमति से, है ना। लेकिन राजा के पास ये पावर था कि मीटिंग कब बुलाना है कब नहीं बुलाना है, ये पावर था किसके पास? राजा के पास। कोई डाउट नहीं इसमें, बात समझ में आ रही है? इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जब लुई 16 राजा नहीं थे उसके पहले ये सिस्टम था कि जो भी राजा के गद्दी पे बैठेगा वो ना ही टैक्स बढ़ा सकता है, ना ही घटा सकता है, और ना ही नया टैक्स लागू कर सकता है। तो फिर वो किसके सहमति से करेगा? स्टेट जनरल के सहमति से करेगा। और उसी प्रोसीजर को फॉलो किया लुइस 16 ने भी। लेकिन हाँ, राजा के पास ये अधिकार था कि मीटिंग कब बुलाना है कब नहीं बुलाना है, ये अधिकार इनके पास पूरा का पूरा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। द लास्ट टाइम इट वॉज डन वॉज इन 1614। देखो लास्ट बार जो मीटिंग बुलाया गया था वो 1614 में ही बुलाया गया था। सोचो अभी मीटिंग कब बुलाया गया? 5 मई 1789 को मीटिंग बुलाया गया। और पहली बार मीटिंग कब बुलाया गया था? पहली बार नहीं, मतलब इसके पहले कब बुलाया गया था? 1614 में बुलाया गया था मीटिंग। सोचो कितने साल बाद बुलाया गया? हाँ, 175 साल पहले एक बार मीटिंग हुआ था और दूसरा मीटिंग हो रहा है 1789 में। इसका मतलब यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि 175 ईयर एक ही टैक्स सिस्टम चलता आ रहा था, है ना, फ्रांस में, जो कि बहुत गलत सिस्टम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। इन मीटिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट्स सेंट देयर 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच एंड वेयर सीटेड इन रोज फेसिंग ईच अदर ऑन 2 साइड्स। अब देखिए क्या हुआ। जैसा कि लुई 16 ने क्या बुलाया था? स्टेट जनरल का मीटिंग बुलाया था। अब चूंकि फर्स्ट स्टेट में भी स्टेट जनरल थे, सेकेंड स्टेट में भी स्टेट जनरल थे और थर्ड स्टेट में भी स्टेट जनरल थे। फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट से 300 स्टेट जनरल आए, 300। ठीक है, और ये जो 300 रिप्रेजेंटेटिव आए थे, यानी कि जो स्टेट जनरल आए थे, वो सभी के सभी आमने सामने बैठे। ठीक है, यानी कि हम आपके सामने और हमारे सामने आप बैठे, वो सभी लोग वहाँ पे बैठ गए। लेकिन द थर्ड स्टेट सेंट देयर 600 रिप्रेजेंटेटिव एंड हैड टू स्टैंड एट द बैक। लेकिन यहाँ पे अन्याय हो गया थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के साथ, यानी कि थर्ड स्टेट के जो स्टेट जनरल थे उनके साथ यहाँ पे अन्याय हो गया। अन्याय इस रूप में हुआ कि उस मीटिंग हॉल में जो फर्स्ट स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे और जो सेकेंड स्टेट के थे वो दोनों आमने सामने बैठे। लेकिन जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे, जो कि 600 आए थे, 600 स्टेट जनरल आए थे थर्ड स्टेट से, क्योंकि थर्ड स्टेट में पॉपुलेशन ज़्यादा था, तो 600 वहाँ से आए। इन लोगों को बैठने तक का भी मौका नहीं दिया और इन सबको पीछे रखा गया, वो भी खड़े रखा गया। तो सोचो यहाँ पे अपमान हुआ कि नहीं हुआ? थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को बैठने तक का मौका नहीं दिया और इनको पीछे खड़ा कर दिया, बोला कि तुम लोग सब खड़े खड़े मीटिंग में जो हो रहा है उसको चुपचाप सुनो। ठीक है, ये इनके साथ यहाँ पे अन्याय हो गया। अब चूंकि गुस्सा तो आएगा इन लोगों को कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। देखते हैं क्या गुस्सा आया फिर। द थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट के जो 600 रिप्रेजेंटेटिव गए थे ना, वो सारे के सारे लोग पढ़े लिखे थे, सारे के सारे पढ़े लिखे लोग थे। अब जरा बताइए, क्या कभी मीटिंग में वो आदमी कभी उसको भेजेगा कोई जो कि पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं है, जो देश दुनिया के बारे में कुछ नहीं समझता है? नहीं। तो उस मीटिंग में 600 जो रिप्रेजेंटेटिव गए थे थर्ड स्टेट के, वो सारे के सारे नॉलेजेबल इंसान थे। कैसा सिस्टम होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, वो सारे लोग जानते थे। ठीक है, बहुत प्रॉस्पेरस थे, धन संपत्ति वाले भी थे, प्लस नॉलेज में तो और ज़्यादा वो लोग आगे थे, एजुकेटेड लोग थे। पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड वोमेन वेयर नॉट अलाउड टू द असेंबली, यानी कि मीटिंग में थर्ड स्टेट के जो छोटे मोटे लोग थे
पीजेंट्स, आर्टिसंस और वुमेन लोग जो थे उनको वहाँ पे अलाउ नहीं था। फिर अलाउ किसको किया गया था? अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को केवल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद द ग्रीवेंसेस एंड डिमांड्स ऑफ द थर्ड स्टेट वेयर लिस्टेड इन अबाउट 40,000 लेटर्स which the representative of the third state brought with them in the assembly। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिए। जब थर्ड स्टेट से 600 रिप्रेजेंटेटिव राजा के सामने गया मीटिंग में डिस्कस करने के लिए कि नया टैक्स लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो थर्ड स्टेट के जितने भी लोग थे ना, उन्होंने पत्र लिखा अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने स्टेट जनरल को पत्र लिखा, कहा कि मुखिया जी आप राजा के पास जा ही रहे हैं तो हमारे शिकायत है कुछ, ये लेके आप चल जाइएगा। मतलब ये हो गया कि आप राजा के पास तो जा ही रहे हैं, तो हमने कुछ पत्र में लिखा है उनके लिए, हमको जो समस्या है जाके ये पत्र उनको आप दे दीजिएगा। उनको समय मिलेगा तो पढ़ेंगे और वो हमारे लिए कुछ सोचेंगे। 40,000 पत्र लिखा गया, 40,000 पत्र। ज़रा सोचिए कि राजा के पास एक पत्र पढ़ने का टाइम नहीं है, और टाइम है भी तो वो क्यों पढ़ेगा भाई गरीब लोगों का पत्र? इतना क्रूर राजा लुई 16 था, वो पत्र क्यों पढ़ेगा? लेकिन फिर भी भाई वो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव था, तो वो कैसे मना कर सकता था? उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारा जो शिकायत है तुम एक पत्र में लिखो, लिख के वो हमको दे दो, हम राजा के सामने जा ही रहे हैं, उनको हम जाके दे देंगे। तो उन 600 रिप्रेजेंटेटिव ने 40,000 पत्र लेकर गए वो लोग राजा के सामने। बात समझ में आ रही है? और उसमें उन सारे पत्र में क्या लिखा हुआ था? अपना दुख, समस्या, पीड़ा, कठिनाई जो भी था लोगों का, वो उसमें लिखा हुआ था। अच्छा, आपको लगता है कि वो 40,000 पत्र राजा पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा होगा, एक भी पत्र खोल के भी नहीं देखा होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू द रूल इन द पास्ट, वोटिंग इन द स्टेट जनरल हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड 1 वोट। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब सारे के सारे स्टेट जनरल इकट्ठा हुए, अच्छा पहले स्टेट से कितने गए थे? 300। सेकेंड स्टेट से कितने गए थे? उसमें से भी 300। थर्ड स्टेट से कितने गए? 600 गए, है ना। अब समझिएगा ज़रा ध्यान से। पहले के हिसाब से ये नियम था कि कोई भी नियम कानून पास होगा तो स्टेट जनरल से वोटिंग कराया जाएगा, स्टेट जनरल से वोटिंग कराया जाएगा। और वोटिंग का क्या सिस्टम था देखिए, अकॉर्डिंग टू द रूल इन द पास्ट, वोटिंग इन द स्टेट जनरल हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड 1 वोट। इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि कितने स्टेट फ्रांस में? 3 स्टेट, क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट। ठीक है, यहाँ पे ये था कि चलो मान लो कि राजा ने कोई नियम बनाया, उसको पास करना है कि नहीं करना है, इसके लिए वो क्या करते थे? वोटिंग करवाते थे। अब वोटिंग भी किस तरीके से था समझिएगा। फर्स्ट स्टेट से आए हैं 300 रिप्रेजेंटेटिव, तीनों 100 से वोटिंग नहीं करवाता था, बल्कि एक स्टेट का वोट एक ही गो होगा, दूसरे स्टेट का भी वोट एक होगा, और तीसरे स्टेट का भी वोट एक ही होगा। तो अब जरा बताइए कि यहाँ पे हमेशा कौन जीतेगा? राजा ही जीतेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे फ़ायदा पहुँचाना है राजा को। और कभी भी क्लर्जी लोग वोट ऐसा है कि राजा के खिलाफ देगा? कभी नहीं देगा। वो हमेशा चाहेगा कि भाई राजा को वोट देंगे तो राजा का भलाई होगा, तो हमारा ऑटोमेटिक भलाई हो जाएगा। तो अब ज़रा बताइए कि एक बेचारा थर्ड स्टेट, उसके एक वोट से क्या होगा, जबकि 2 वोट पहले ही पड़ चुका है फर्स्ट और सेकेंड स्टेट से। तो हमेशा जो पहले होता था ना, वो जीत जाता था राजा, क्योंकि उसको मालूम है भाई कोई भी नियम कानून निकालेंगे, जो नोबिलिटी वाला है वो तो हमको वोट देगा ही, क्योंकि वो तो हमारा अपना आदमी है, और क्लर्जी वाला भी वोट हम ही को देगा, और थर्ड स्टेट वाला वोट हमको दे या ना दे क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो ऐसे ही जीत जाएंगे, है ना, क्योंकि उसको मिल गया 2 वोट। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लुई 16 वाज डिटरमिन्ड टू कंटिन्यू दिस सेम प्रैक्टिस। और लुई 16 ने कहा कि जैसे पहले सिस्टम चलता था वोटिंग का, वही सिस्टम आज भी चलेगा। मतलब कि फर्स्ट स्टेट एक वोट डालेगा, सेकेंड स्टेट भी एक वोट डालेगा, और थर्ड स्टेट भी एक वोट डालेगा कि नियम कानून पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और हमेशा से जीतता आता था राजा, क्योंकि पहला 2 स्टेट का वोट हमेशा राजा के पक्ष में आता था। और उन्होंने कहा कि नहीं, जो पहले सिस्टम चलता था वोटिंग का, वही आज भी चलेगा। ठीक है, ये राजा ने कहा, लुई 16 ने कहा। लेकिन बट नाउ मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग शुड बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल।
वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट, यानी कि वन मैन वन वोट वाला सिस्टम वो लोग चाहते थे। लेकिन थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि नहीं भैया, पहले जो सिस्टम चलता था अब वो हम चलने नहीं देंगे, ये नया फ्रांस है, नया वोटिंग सिस्टम यहाँ पे लागू होना चाहिए। इन्होंने कहा कि हमारे तरफ से 600 रिप्रेजेंटेटिव आया है, आपके तरफ से 300 आया है, अब क्या करो आप वन मैन वन वोट वाला सिस्टम रखो, और जिसके पक्ष में ज़्यादा वोट आएगा वो जीत जाएगा, और नियम कानून पास होना है कि नहीं होना है वो भी डिसाइड हो जाएगा। ये एक प्रस्ताव रखा किसने? थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव लोगों ने उस मीटिंग में। अब देखते हैं इनके प्रस्ताव को स्वीकार किया गया कि नहीं किया गया। द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, देन मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वॉक आउट ऑफ द असेंबली एंड स्टार्ट प्रोटेस्टिंग। लेकिन राजा ने कहा कि ना, तुम लोग जो बोल रहे हो वो हम कभी भी फॉलो नहीं करेंगे, यदि हम वो फॉलो करने लगे तब तो फिर भाई हम हमेशा हार जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा 600 अकेला खुद का है, तो 600 वोट तो तुम ही लोगों के पक्ष में आ जाएगा, और जो क्लर्जी हैं और जो नोबिलिटी हैं वो भी 300 है, 600 है। लेकिन यदि किसी एक का माथा फिरा, एक वोट यदि वो हमारे पक्ष में नहीं दिया तो तुम जीत जाओगे, है ना। तो राजा को लगा कि नहीं, ऐसा यदि सिस्टम हम लागू कर दिए तो हो सकता है कि हम हार जाएं, है ना। तो राजा को लगा ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, जो पहले सिस्टम था वही चलेगा। लेकिन इस प्रपोजल को राजा ने ठुकरा दिया, और जैसे ही ठुकराया वैसे ही थर्ड स्टेट के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे 600, वो उस मीटिंग से बाहर निकले, उस बिल्डिंग से बाहर निकले, और बिल्डिंग के बाहर बैठ के धरना प्रदर्शन करने लगे, यानी कि लुइस 16 मुर्दाबाद मुर्दाबाद इस प्रकार का नारा लगाने लगे, जैसा कि आप बिहार में भी देखते हैं, टीवी में भी आप देखते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। ऑन 20 जून, हाँ, ऑन 20 जून द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट गैदर्ड इन द हॉल ऑफ एन इनडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्सेल। अब यहाँ पे क्या होता है, 20 जून को, अच्छा आप देखिए ये मीटिंग बुलाया कब गया था, हम याद दिलाते हैं आपको। हाँ, ये मीटिंग बुलाया गया था 5 मई को, है ना। हाँ, अब बात हो रहा है कितने का, 20 जून का, है ना। 20 जून को क्या होता है, 20 जून को द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट गैदर्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्सेल। और 20 जून 1789 को होता यह है कि जितने भी थर्ड स्टेट के लोग थे वो सारे के सारे, वर्सेल एक जगह का नाम है, याद रखिएगा। वर्सेल में एक टेनिस कोर्ट है, टेनिस कोर्ट का मतलब हो गया खुला ग्राउंड है बहुत बड़ा, वहाँ पे थर्ड स्टेट के लोग इकट्ठा हुए, बात समझ आ रही है। वहाँ पे वो लोग सारे के सारे लोग इकट्ठा हुए। अब इकट्ठा होके वो लोग क्या करने लगे, समझिएगा ध्यान से। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स अ नेशनल असेंबली एंड swore not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the powers of the monarch। अब उन लोगों ने उस टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होके ये कसम खा लिया था, ये शपथ ले लिया था पूरी तरीके से, हम तब तक अब नहीं रुकेंगे जब तक कि एक नया संविधान ना बन जाए, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ना बन जाए, और हम अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित करते हैं। अब यहाँ पे ना ये पॉइंट आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, और इसको हम गहराई से समझाते हैं। पहला बात तो उस मीटिंग में थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के बात को नहीं माना गया। थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव अपने अपने इलाके में गए, वहाँ के लोगों ने कहा कि देखो भाई, हमारे बातों को नहीं माना गया, तुम लोग जो 40,000 पत्र लिख के दिए थे, तुम्हारे पत्र को भी नहीं पढ़ा गया। उन लोगों को और गुस्सा आ गया, तो वो सारे के सारे लोग प्रदर्शन करने के भाव से वर्सेल के टेनिस कोर्ट वाले ग्राउंड में इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होकर वो लोग अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं। नेशनल असेंबली घोषित करने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारा सिस्टम अब अलग चलेगा, हमारा नियम कानून हमारे लिए अलग रहेगा, आपका जो है आप अपने पास रखिए, हमारा नियम कानून हमारा अपने पास होगा, अपना होगा, हम आपके बातों को अब नहीं मानेंगे। मतलब ये हो गया कि पूरी तरीके से अब थर्ड स्टेट के लोगों ने मन बना लिया था कि हम आपके बातों को अब नहीं मानेंगे, हम आपके नियम कानून को मानेंगे ही नहीं। नेशनल असेंबली का मतलब ये है। और उन लोगों ने वहीं पे कसम भी खा लिया, शपथ भी ले लिया कि अब हम लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि इस फ्रांस में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ना बना दे। और आपको मालूम है कोई भी कंट्री किस पे चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है। तो उन्होंने कसम खा लिया था कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन हम बना के ही रहेंगे। और उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा, ये होगा कि राजा के पावर को किस प्रकार से कम किया जाए, है ना। ये उन्होंने वहाँ पे कसम खा लिया था।
उसके बाद दे वेयर लीड बाय मिराबे एंड एबे साइज। और याद रखिएगा कि ये जो सारा का सारा ड्रामा हो रहा था उस टेनिस कोर्ट के मैदान में, उसको लीड कर रहे थे दो आदमी मिल के। पहले का नाम था मिराबियो और दूसरे का नाम था एबे साइज। ठीक है, इन दोनों के बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर ये मिराबियो और एबे साइज कौन थे। भाई देखिए, मिराबियो के बारे में यदि हम लोग पहले थोड़ा सा बात करें तो मिराबियो वाज बोर्न इन अ नोबल फैमिली। अच्छा, ये सोचने वाली बात है, यहाँ पे प्रोटेस्ट कौन कर रहे हैं? थर्ड स्टेट के लोग, है ना। लेकिन यहाँ पे उसको लीड कौन कर रहा है? मिराबियो कर रहा है। और मिराबियो खुद अपने आप में एक राजा के फैमिली से बिलोंग करता था, मतलब कि दूर का रिश्तेदार होगा, बहुत धनी इंसान था, है ना। नोबल फैमिली लिखा हुआ है, देखिए, मतलब बहुत धनी आदमी था। देखो, एक बात आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि यदि 1 लाख आदमी है तो 1 लाख में हर आदमी बुरा होगा ये जरूरी नहीं है ना। तो राजा बुरा था, राजा के बहुत सारे लोग भी बुरे थे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे इंसान थे जो कि अच्छे भी थे, जो अच्छा विचार भी रखते थे। तो उसी में से हमारा एक था मिराबियो। उनको ये लगता था कि नहीं भाई, राजा जो कर रहा है वो एक्चुअली में गलत ही कर रहा है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम थर्ड स्टेट के लोगों के लिए काम करें, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। ही वॉन्टेड टू एलिमिनेट अ सोसाइटी ऑफ फीडबल प्रिविलेज। और ये चाहते थे, मिराबियो ये चाहते थे कि फ्रांस में ना जो फीडबल प्रिविलेज वाला सोसाइटी बन गया उसको ख़त्म किया जाए। अब ये फीडबल प्रिविलेज का मतलब वही है जो हमने कहा कि राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर राजा का बेटा राजा बनेगा। इस प्रकार के सिस्टम को ख़त्म किया जाए। ये मिराबियो एक राजा के फैमिली से होते हुए भी वो ऐसा सोच रहा है, तो अच्छी बात है ना। आगे बढ़ते थे। He brought out a journal and delivered powerful speeches to the grounds gathered at Versailles। और उस वर्सेल के टेनिस कोर्ट में जो जितने भी सारे लोग इकट्ठा हुए थे उनमें इन्होंने बहुत ताबड़तोड़ भाषण दिया। सोचो, ये खुद राजा के फैमिली से होके अपने ही बरादरी के लोगों के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, तो ये बहुत बड़ा बात कर रहा है, ये बहुत क्रेज चाहिए इसके लिए, है ना। तो ये अपना एकदम इकट्ठा होके सारे लोगों के सामने ये भाषण अपना पूरा जोर से दे रहा है कि नहीं भाई, राजा जो कर रहा है वो बिल्कुल गलत कर रहा है। तो अब लोगों को भी लगने लगा था कि चलो भाई, कम से कम हमारे साथ एक आदमी तो है जो राजा के खिलाफ आवाज़ उठा के बोल सकता है। तो ये था हमारा मिराबियो के बारे में। और अब बात कर लेते हैं दूसरे इंसान के बारे में जिसका नाम था एबे साइज। इनके बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। एबे साइज वाज अ प्रिस्ट। अच्छा, ये पुजारी था। और पुजारी किससे बिलोंग करते थे? क्लर्जी से बिलोंग करते थे। जरा सोचो, अब क्लर्जी वाले लोग भी थर्ड स्टेट के लोगों का साथ दे रहे हैं। क्या सारे लोग? नहीं, कुछ लोग, कुछ में से एक हमारे जो खास लोग हैं, खास इंसान है, वो है हमारे एबे साइज। तो ये खुद एक पुजारी थे, चर्च में काम करते होंगे, ये फादर होंगे, पूजा पाठ शादी ब्याह करवाते होंगे ये। उसके बाद ही रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट कोल्ड व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। इन्होंने एक पैम्पलेट लिखा। पैम्पलेट का मतलब होता है छोटा सा किताब जिसमें ज़्यादा पन्ना नहीं होता है, मुश्किल से 10-12 पन्ने होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पैम्पलेट। अच्छा, पैम्पलेट का मतलब छोटा सा पर्ची भी होता है ना। लेकिन ये पर्ची नहीं था, बेसिकली ये छोटा सा ये किताब था। और वो किताब का मतलब बुक नहीं समझना है, 10-12 पन्ने का एक छोटा सा इन्होंने किताब लिखा था, उसी को कहा गया यहाँ पे पैम्पलेट। और उनको उन्होंने नाम रखा था व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, यानी कि थर्ड स्टेट क्या है, उनके बारे में इन्होंने लिखा था। तो याद रखिएगा, दो ऐसे इंसान थे, मिराबियो और एबे साइज, जिन्होंने थर्ड स्टेट के लोगों को और ज़्यादा आगे बढ़ाने का काम किया। जबकि ये दोनों एक नोबिलिटी से बिलोंग करते थे, एबे साइज, और जो मिराबियो नोबिलिटी से बिलोंग करते थे और एबे साइज क्लर्जी से बिलोंग करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ये तो इन दोनों के बारे में हो गया। व्हेन द नेशनल असेंबली वाज बिजी एट वर्सेल्स ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, अनफॉर्चुनेटली इन विंटर देयर वाज अ बैड हार्वेस्ट। अब वर्सेल में क्या चल रहा है अभी फिलहाल? वर्सेल में भी फिलहाल प्रोटेस्ट चल रहा है। एबे साइज, मिराबियो सभी लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं लड़ने के लिए, एकदम आवाज़ उठाने के लिए पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उसी बीच में ठंडे के समय में बहुत बुरी तरीके से फ्रांस में फसल खराब हो जाता है। फसल खराब इसलिए हो जाता है क्योंकि खेती करने का काम किसका है? थर्ड स्टेट का। और सारे मोस्ट ऑफ द थर्ड स्टेट के लोग कहाँ बिजी हैं अभी? वर्सेल में प्रोटेस्ट करने में बिजी हैं। तो भाई फसल को देखेगा कौन, है ना। तो फसल बर्बाद हो गया। ड्यू टू दिस द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज। और यहाँ पे दोबारा जो ब्रेड का प्राइस था वो दोबारा अचानक बढ़ने लगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। फसल का
देखो फसल बर्बाद हुआ क्यों? क्योंकि सारे लोग, मोस्ट ऑफ द लोग वर्सेल में प्रोटेस्ट करने में बिजी था और वहाँ पे फसल को कोई देखने वाला था नहीं। अब जब फसल बर्बाद होगा तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस उसका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, तो ब्रेड का प्राइस दोबारा बढ़ गया। उसके बाद आफ्टर स्पेंडिंग लॉन्ग आवर्स एट दी बेकरी शॉप एंग्री वोमेन अटैक्ड दी शॉप्स। अब यहाँ पे इस प्रकार का स्थिति बन गया था फ्रांस में कि महिलाओं को, पुरुष को, जो भी थे, बाल बच्चे, सबको यदि ब्रेड खरीदना होता था तो दुकान में लंबा लाइन लगना पड़ता था, क्योंकि अब तो भाई कम दाम में ब्रेड मिल नहीं रहा है कि आप तुरंत पैसा दिए और तुरंत लेके निकल गए। आदमी करता क्या था, कम पैसा लेके जाता था दुकान पर, उनको लगता था कि मिल जाएगा, और जाके वो आधा घंटा दुकान वाले से बहस कर रहा है, जिसके वजह से लाइन पूरा लगा हुआ है ना। और इस चक्कर में जो महिलाएं थी ना, वो इतना गुस्सा हो गई थी लाइन में खड़े रहते रहते कि उन लोगों ने दुकान पे अटैक कर दिया। सोचिए, है ना। इस प्रकार का वहाँ पे जो ब्रेड का प्राइस था वो धीरे धीरे बढ़ गया था। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर्ड ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। On 14 July, the angry crowd attacked and destroyed the Bastille prison। अब यहाँ पे हम आपको याद दिलाना चाहेंगे सबसे अपना पहला वाला क्लास। चलिए, हमने आपको बताया था क्या कि ये अफवाह फैल गया था कि राजा ने संदेश दे दिया है अपने सोल्जर्स को कि गोला बारूद, हथियार सब लेके शहर में आओ और यहाँ पे तुम लोग तैयार रहो, जैसे हम बोलेंगे वैसे तुम लोग फायर कर देना। अब उसके पीछे का रीज़न मालूम चला। देखो, यहाँ पे ऐसा इसलिए हुआ ना, क्योंकि पहली बात तो ब्रेड का प्राइस बहुत बढ़ चुका है, और दूसरा बात दुकान पे लाइन बहुत लंबा लगा हुआ है, हर आदमी दुकान को तोड़ फोड़ करने में लगा हुआ है। और दुकान तो भाई एक होता नहीं है, बहुत सारे दुकान है। लगभग पूरे फ्रांस में एक तरीके से मारपीट का स्थिति बन चुका था दुकानदार और ग्राहक के बीच में। इस चीज़ को शांत करने के लिए क्या करता है राजा? ऑर्डर देता है। क्या ऑर्डर देता है? द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। देखो यहाँ पे ना फर्क है, समझने वाली बात है, समझिएगा ध्यान से। राजा ने केवल ऑर्डर दिया था कि तुम सभी जो है ना अपने गोले बारूद को लेके, यानी कि पूरा तैनात होके शहर में फैल जाओ, जहाँ जहाँ पे दंगा हो रहा है, यानी कि जहाँ जहाँ पे ग्राहक और दुकान के बीच में मारपीट हो रहा है, वहाँ पे तुम लोग कंट्रोल रखो, नज़र रखो कि लड़ाई पीट ना हो। केवल उन्होंने ऑर्डर दिया था। क्या कभी राजा ने फायर करने के लिए कहा था? नहीं कहा था। लेकिन यहाँ पे लोगों ने यह समझ लिया कि ये लोग अब आ गए हैं तो हमारे ऊपर गोली चला देंगे, इसीलिए हमने वर्ड इस्तेमाल किया है कि अफवाह फैल गया था। याद कीजिए, सबसे पहला क्लास उसमें एक वर्ड इस्तेमाल किया गया था, र्यूमर्स। र्यूमर्स का मतलब ही होता है अफवाह फैल जाना। तो यहाँ पे राजा ने जरूर अपने आर्मी को ऑर्डर दिया था कि तुम लोग अंदर शहर में आओ, जहाँ जहाँ पे दंगा फसाद हो रहा है, मारपीट हो रहा है, वहाँ पे नज़र रखो। लेकिन राजा ने ये नहीं कहा था कि गोली बारूद चलाना शुरू कर दो। लेकिन लोगों ने क्या समझा कि राजा ने ऑर्डर दे दिया है मारपीट करने का। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, 14 जुलाई, इसके जवाब में लोग अपने तरीके से क्या कर रहे हैं, जो बेस्टाइल था, बेस्टाइल क्या था, एक प्रिजन था, उस पर ये लोग हमला कर दे रहे हैं। अच्छा, हमला क्यों कर रहे हैं? अच्छा हाँ, ये भी आपको बताया था हमने, सस्पेंस क्रिएट करवाया था आपको कि लोग बेस्टाइल के प्रिजन को, यानी कि वहाँ का जो बेस्टाइल प्रिजन था, जेल का ही नाम था बेस्टाइल, उन पे हमला कर रहे थे लोग। अब मालूम चला क्यों, बताते हैं क्यों। क्योंकि लोगों ने यह समझ लिया था कि भाई सोल्जर्स शहर के अंदर आ गया है तो हमारे ऊपर ये फायर करेगा। अब फायर करेगा और आम आदमी के पास गोला बारूद कुछ है नहीं, और इन लोगों को लगा ना कि गोला बारूद, बंदूक उंदूक कहीं हो ना हो, लेकिन जेल में ज़रूर होगा, क्योंकि जेल में अच्छे नंबर पे सिपाही रहते हैं, बंदूक भी रहता है, सब चीज़ रहता है वहाँ पे। तो इन लोगों को लगा कि भाई जब आर्मी लोग हमारे ऊपर हमला करेगा ना, राजा का लोग जब हमारे ऊपर हमला करेगा, तो इसके जवाब में हम भी हमला कर पाएँ, इसके लिए हमारे पास बंदूक तो होना चाहिए। तो बंदूक के खोज में इन लोगों ने बेस्टाइल वाले जेल पे हमला किया। अब रीजन मालूम चल रहा है क्या करके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। In the countryside, rumors spread from village to village that the lords of the manor had hired bands of brigands who would destroy their ripe crop। अब यहाँ पे ये तो शहर का बात हो गया, अब गांवों का बात क्या हो रहा है देखिए। गांवों में अफवाह, अच्छा पहले मैनर का मतलब समझिए क्या होता है। मैनर का मतलब होता है एन स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ द लॉर्ड्स लैंड एंड हिज मैंसन। मैनर का मतलब होता है बहुत दूर तक वैसे एरिया जहाँ पे कि राजा हैं और राजा के जो बड़े बड़े रिश्तेदार लोग हैं वो रहते हैं, और उनके आजू बाजू दूर तक उन्हीं का ज़मीन फैला हुआ है।
ठीक है। तो अब यहाँ पे गाँवों में ये अफवाह फैल गया कि जितने भी हमारे बड़े बड़े राजा लोग हैं, लॉर्ड का मतलब वहाँ पे भगवान नहीं है, लॉर्ड का मतलब यहाँ पे है जो बड़े बड़े लोग हैं, जो राजा के रिश्तेदार लोग हैं, उन सभी लोगों ने क्या कर लिया है, हायर कर लिया है बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स। बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स का मतलब होता है वैसे लोग जो कि ज़बरदस्ती आएंगे और आपको मारना पीटना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो गाँवों में ये अफवाह फैल गया कि राजा के रिश्तेदार लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे आदमी लोगों को बुला रहे हैं, अपने पास इकट्ठा कर रहे हैं हम लोगों को मारने पीटने के लिए और हमारे पके हुए फसल को बर्बाद करने के लिए। यह अफवाह फैल गया। क्या यह हकीकत था? नहीं, ये हकीकत नहीं था, ये केवल अफवाह फैल गया था। कोई डाउट इसमें? बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स का बेसिकली मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हैं सेना का झुंड भी कह सकते हैं, या फिर वैसे लोगों का झुंड कह सकते हैं जो कि आक्रामक होते हैं, ठीक है। ये अफवाह फैल गया। पीजेंट्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट अटैक्ड चेटक्स विथ हॉर्स एंड पिचफॉक्स। अब जरा बताइए, अब जब ये अफवाह फैल गया तो क्या हमारे किसान लोग चुप बैठेंगे कभी? नहीं, उन लोगों ने भी सोचा कि भाई जब ये हमारे बड़े बड़े लोग हमको मारने के लिए लोग बुला सकते हैं तो हम लोगों को लोग बुलाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग अपने में बब्बर शेर हैं, तो हम लोग भी अपने लेवल पे क्या करेंगे, कुदाल फावड़ा हंसुआ जो भी है उसको उठाएंगे और जो आएगा उसको ऊपर मारना शुरू कर देंगे। तो इन लोगों ने क्या किया भाई, डिस्ट्रिक्ट यानी कि फ्रांस के बड़े बड़े ज़िलों में इन लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया। अच्छा, यहाँ पे चेटक्स का मतलब क्या देखिए, रेसिडेंट्स बिलोंगिंग टू अ किंग और अ नोबल मैन, मतलब वो घर जो कि राजा का है या फिर जो राजा के फैमिली का घर है उसके ऊपर इन लोगों ने हमला करना शुरू कर दिया कि आखिर आप हमारे ऊपर हमला क्यों करेंगे, हमारे ऊपर आप हमला कीजिएगा तो हम भी करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि अफवाह फैल गया था। राजा लोगों ने ऐसा कभी भी एक्चुअल में नहीं किया था, याद रखिएगा, अफवाह फैल गया था, लेकिन लोगों ने समझ लिया क्या कि हाँ राजा हकीकत में ऐसा करवा रहा है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। दे लूटेड हॉर्डेड ग्रेन एंड बर्न्ड डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मेमोरियल ड्यूज। बहुत बड़े लेवल पे इन लोगों ने नुकसान पहुंचाया। राजा लोग, उनका जो घर था, उनके रिश्तेदारों का जो घर था, उन सब में इन्होंने तोड़ फोड़ किया। जो जहाँ पे शहर में अनाज इकट्ठा होते थे, जो गोडाउन था, उनको इन लोगों ने पूरी तरीके से लूट लिया। जितने भी राजा के रिश्तेदार के घर में जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, पेपर कागजात थे, लिखा पढ़ी वाला सामान का कागज़ पत्तर था, उन सब को इन्होंने चुरा लिया, जला दिया। बहुत बड़े लेवल पे इन लोगों ने तबाही मचाया, ये हम लोग कह सकते हैं। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं फिर। A large number of nobles fled from their homes, many of them migrating to neighboring countries। और इस डर से यानी कि वहाँ के किसान, वहाँ के लोग इतने ज़्यादा आक्रामक हो चुके थे कि राजा लोग और उसके जो रिश्तेदार थे, बड़े बड़े लोग जो थे, वो डर से अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर में माइग्रेट हो गए थे, क्योंकि उनको डर था कि यदि इनके कब्जे में हम आ गए तो ऐसे इन लोगों का पारा पूरा गर्म है, पूरा कुदाल फावड़ा हंसुआ लेके आया है, यदि पकड़ा गए तो जिंदा मार देगा। तो ये लोग डर से दूसरे कंट्री में या फिर दूसरे स्टेट में वो लोग स्विच कर गए, ठीक है, डर से। आफ्टर सीइंग ऑल द इवेंट्स, लुईस 16 फाइनली recognized the National Assembly and accepted that the Constitution will check his powers। अब इतना कुछ होने के बाद अस्ता पस्ता के लुईस 16 जो है नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ये नेशनल असेंबली में कौन कौन लोग थे? थर्ड स्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट जनरल, ठीक ना। इन लुईस 16 ने कहा कि भाई ठीक है, ये जो तुम लोग अपना नेशनल असेंबली बोल रहे हो, हम उसको क्या कर देते हैं, स्वीकार करते हैं। यानी कि अब जो फ्रांस में नियम कानून बनेगा वो आप लोगों के सहमति से भी बनेगा। उन लोगों ने, लुईस 16 ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। और अब यहाँ पे जो एक तरीके से कह सकते हैं कि अब एक नया संविधान आने वाला था, नया कॉन्स्टिट्यूशन अब बनने वाला था। ये हम लोग अपने अगले वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। और वो जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, अब वो कॉन्स्टिट्यूशन इस प्रकार का होगा कि पूरा का पूरा पावर राजा के पास नहीं होगा। और ये नया संविधान बनाने का काम कौन कर रहा है? थर्ड स्टेट के वो 600 जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो लोग। उसके बाद ऑन द नाइट ऑफ, अच्छा यहाँ पे लुईस 16 नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट क्यों किया? हाँ, क्योंकि इतना ज़्यादा दंगा फसाद हो चुका था,
उनका मानना यह था कि जब तक हम नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको अपने हिस्से में शामिल नहीं करेंगे, तब तक ये दंगा फसाद चलता रहेगा। तो लुईस 16 को डर के कारण उनको एक्सेप्ट करना पड़ा, उनको कहना पड़ा कि भाई तुम लोग भी हमारे साथ आओ, है ना, ये चीज़ उनको मानना पड़ा। आगे बढ़ते हैं फिर। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 द नेशनल असेंबली abolished the फेडरल सिस्टम एंड टैक्सेस। बात हो रहा है 4 अगस्त 1789 का। उस दिन नेशनल असेंबली ने, यानी कि वो जो थर्ड स्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव थे, उन लोगों ने पूरी तरीके से फेडरल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया। फेडरल सिस्टम का मतलब वही है, राजा का बेटा राजा वाला सिस्टम जो था वो लोगों ने ख़त्म कर दिया। उन लोगों ने ये कहा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बल्कि वो बनेगा जो असल में हकदार होगा, सक्षम होगा, इंटेलिजेंट होगा, ठीक है। और जितने भी सारे टैक्स वाले सिस्टम थे ना, उन सब को इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। कहा कि नहीं, टैक्स केवल हम ही क्यों चुकाएंगे भाई, टैक्स यदि चुकाना है तो सब चुकाएगा, यदि नहीं चुकाएगा तो कोई नहीं चुकाएगा। पूरी तरीके से इनको उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे आपको सबसे अहम रोल किसका देखने को मिल रहा है, थर्ड स्टेट के वो 600 जो हमारे स्टेट जनरल थे, जिसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव भी कह रहे हैं, उनका रोल यहाँ पे अच्छा खासा आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद क्या है भाई, मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी वेयर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेज। जितने भी क्लर्जी के मेंबर थे उन सबको कहा कि नहीं, तुमको जो अधिकार बचपन से मिल रहा है अब वो अधिकार तुमको नहीं मिलेगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि तुम क्लर्जी वाले फैमिली में पैदा हुए हो तो तुम्हारे नाम पे 10 बीघा ज़मीन हो जाएगा, तुम्हारे नाम पे चर्च हो जाएगा, ऐसा अब तुमको नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास जो ज़मीन आएगा वो तुम मेहनत करो, अपने पैसे से खरीदो। इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि फ्रांस एक नए दौर की शुरुआत करने जा रहा था, ठीक है। धीरे धीरे सिस्टम क्या हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। उसके बाद थीसिस वेयर एबॉलिश्ड। याद कीजिए थीसिस क्या था, हाँ, जो क्लर्जी लोगों को टैक्स मिलता था, जो चर्च को टैक्स मिलता था, वो थीसिस था। उस टैक्स को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। एंड लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च वेयर कॉन्फिस्केटेड। और जितने भी ज़मीन चर्च के कंट्रोल में थे उन सारे ज़मीन को छुड़ा लिया गया। कहा कि नहीं, अब ये सारे ज़मीन आपके अंडर में नहीं रहेंगे, बल्कि ये ज़मीन उनको दे दिया जाएगा जिससे आपने कब्जा किया था, यानी कि उनको पूरी तरीके से मुक्त कर दिया गया। और यहाँ पे जितने भी हमारे चर्च के लोग थे उनको पूरी तरीके से बेदखल कर दिया। कहा कि नहीं, अब आपको कोई स्पेशल अधिकार नहीं मिलेगा। कोई डाउट इसमें? चलिए, लेकिन हाँ, याद रखिएगा कि अब फ्रांस में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आने वाला है। और वो कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाया है, थर्ड स्टेट के स्टेट जनरल ने, जो कि 600 रिप्रेजेंटेटिव थे। और वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है अगले वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो अगले वाले क्लास में हमारा टॉपिक होगा फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा है। अगले वाले क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वाले क्लास में। ऑनलाइन वाले बच्चे, आपको कहीं पे कोई डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।